प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर में हम परिवहन के साधन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने स्थल परिवहन के बारे में पढ़ा। आज हम जल परिवहन में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जल परिवहन बच्चों यात्रियों और माल ढुलाई का एक मुख्य साधन है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। बच्चों, अंतःस्थलीय का अर्थ होता है देश के अंदरूनी हिस्सों में नदियों, झीलों या कृत्रिम नहरों के रास्ते जो तैयार किए गए हैं नौ संचालन मार्ग कहलाते हैं। इसमें से 5,685 किलोमीटर जो लंबाई रास्ता है बच्चों, ये मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। जल परिवहन का महत्व देखते हैं। सबसे पहले लोगों और माल ढुलाई के लिए यह एक मुख्य साधन है। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। बच्चों, जब हम स्थल परिवहन पढ़ रहे थे तो रेल परिवहन का सबसे सस्ता साधन पड़ा था, लेकिन जल परिवहन भी सस्ता साधन है। बच्चों, भारत में असंख्य नदियां हैं, यह प्रकृति का वरदान है। दूसरा बच्चों, भारत का जो तटीय रेखा है, जो समुद्री लगता हुआ जो एरिया है बच्चों भारत का, वह काफी लंबा है। इसलिए जल परिवहन जो है आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। साथ ही इंसानों के भी एक स्थान से दूसरे स्थान यानी आवागमन में यह सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन भारी और विशाल सामान को ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ईंधन की खपत कम होती है और इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जल परिवहन में हम मुख्य रूप से आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन पढ़ेंगे। बच्चों, आंतरिक जल परिवहन में पहले राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ते हैं। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 देखिए। बच्चों, गंगा नदी पर इलाहाबाद और हल्दिया के बीच का जो जलमार्ग है यह नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है और इसकी लंबाई है 1,620 किलोमीटर और यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरा है बच्चों नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। बच्चों, यह है सदिया से धुबरी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर यह विकसित किया गया है और मुख्य रूप से बच्चों यह असम, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों को जोड़ता है और इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तीसरा है बच्चों नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। केरल में पश्चिम तटीय नहर, जिसमें बच्चों कोटापुरमा से कोमान तक उद्योग मंडल और चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर लंबी है बच्चों और यह मुख्य रूप से केरल राज्य को ही जोड़ता है आपस में। चौथा है बच्चों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है बच्चों और यह है काकीनाडा से पुदुचेरी तक। इसमें मुख्य रूप से काकीनाडा और पुदुचेरी नहर के साथ साथ बच्चों गोदावरी और कृष्णा नदी का जो भी है विस्तार किया गया है और इसकी लंबाई है बच्चों 1,078 किलोमीटर और यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, इनको आपस में जोड़ता है। पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग बच्चों यह महानदी के डेल्टा चैनल और ब्राह्मणी नदी, यह ब्राह्मणी नदी है बच्चों। पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ पूर्वी तटीय नहर बच्चों ईस्ट कोस्ट कैनाल को बोलते हैं बच्चों, जो यहाँ स्थित है और मुख्य रूप से यह 588 किलोमीटर लंबा है और इसमें जो राज्य है वह है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यह दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। और अन्य सक्षम जलमार्ग पढ़े बच्चों हम तो पहले सक्षम का अर्थ समझते हैं, जो कैपेबल है, एफिशिएंट है। उसमें बच्चों पहला है गोदावरी नदी का जलमार्ग, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है बच्चों सुंदरबन का जो पश्चिमी बंगाल में है, बराक जो है बच्चों ये मिजोरम में है। बंकिंगम कैनाल देखते हैं बच्चों, ब्राह्मणी नदी, पूर्वी और पश्चिमी नहर बच्चों, यह है बच्चों ईस्ट कोस्ट कैनाल और यह है वेस्ट कोस्ट कैनाल। और दामोदर नदी घाटी जो नहर है बच्चों यह देखिए। तो ये है अन्य सक्षम जलमार्ग। आंतरिक जल परिवहन पढ़ा हमने, अब हम समुद्री परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों भारत की जो तटरेखा है लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है। देश में 12 मुख्य पत्तन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रूप से 95% व्यापार संचालित करता है। बच्चों 5% व्यापार वायु मार्ग से या स्थलीय मार्ग से होता है। स्थलीय मार्ग की अगर हम बात करें
तो भारत के जो साथ लगते देश हैं बच्चों, जैसे अगर हम पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से होता हुआ मध्य एशिया तक, और पूर्व में बांग्लादेश है, बर्मा है, इन देशों के साथ हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है स्थलीय मार्ग से होता है। देश में 200 पत्तन ऐसे हैं जो मध्यम और छोटे हैं। प्रमुख समुद्री पत्तन पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले गुजरात के कच्छ में कांडला पत्तन। देखिए बच्चों, विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए और मुंबई पत्तन के जो व्यापारिक दबाव है उसको कम करने के लिए कांडला पत्तन को जो विकसित किया गया था। कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है बच्चों। ज्वारीय बंदरगाह वे बंदरगाह हैं जिनमें बंदरगाह के भीतर जल स्तर समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा पर निर्भर करता है। अगर ज्वार भाटा आता है तो जल स्तर बढ़ जाता है और बढ़े हुए जल स्तर में जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इसमें जो मुख्य राज्य हैं बच्चों जहां से इस पत्तन से व्यापार होता है उसमें है बच्चों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यानी उत्तर पश्चिमी जो भारत है इन राज्यों का व्यापार कांडला पत्तन के माध्यम से होता है। दूसरा है बच्चों मुंबई पत्तन। यह देश का विशालतम पत्तन है और यह प्राकृतिक पोताश्रय भी है। पोताश्रय का अर्थ है जहां जहाजों को आश्रय मिलता हो, जहां से माल को चढ़ाया जाता हो और उतारा जाता हो, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए आयात और निर्यात जहां किया जाता है, तो ये प्राकृतिक पोताश्रय है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन बच्चों मुंबई पत्तन के व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए निर्मित किया गया है। मार्मागोवा पत्तन बच्चों ये गोवा में है और हमने जब खनिज संसाधन पढ़े थे तो महाराष्ट्र गोवा पेटी से निकलने वाला जो अयस्क है वो मार्मागोवा पत्तन से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। भारत के लौह अयस्क के निर्यात का 50% जो हिस्सा है वो मार्मागोवा पत्तन से निर्यात किया जाता है। न्यू मैंगलोर पत्तन बच्चों यह है कर्नाटक में। कुद्रेमुख जो खाने हैं कर्नाटक में, यहाँ से निकलने वाला लौह अयस्क मैंगलोर पत्तन से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। कोची पत्तन पढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों केरल में है कोची। यह भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है और यह लेगून के मुहाने पर स्थित है। लेगून बच्चों किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे बना होता है। देखिए बच्चों ये लेगून की फोटो है। यह है लेगून जो किसी महासागर के किनारे स्थित होता है, लेकिन महासागर से एक स्थलीय पट्टी से अलग होता है। तो जो कोची का पत्तन है बच्चों यह लेगून के मुहाने पर है। तूतीकोरिन पत्तन। देखिए बच्चों मैप पे तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और यह भी प्राकृतिक पोताश्रय है और इस पत्तन का इस्तेमाल मुख्य रूप से श्रीलंका और मालदीव, अभी दिख नहीं रहा है बच्चों यहाँ मैप पे, यहाँ मालदीव है, और भारत के तटीय इलाकों के लिए जो विविध प्रकार की वस्तुएं हैं आयात निर्यात की जाती हैं तूतीकोरिन बंदरगाह से। चेन्नई पत्तन बच्चों यह कृत्रिम बंदरगाह है यानी मानव निर्मित है और प्राचीनतम पोताश्रय है बच्चों। और व्यापार की मात्रा की बात करें माल ढुलाई के मामले में तो मुंबई के बाद चेन्नई का दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम पत्तन जो है बच्चों यह है बच्चों विशाखापट्टनम बंदरगाह। जमीन से गिरा हुआ गहरा और सुरक्षित पत्तन है और इसका निर्माण मूल रूप से बच्चों जो दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी है लौह अयस्क की, वहां से जो लौह अयस्क है विशाखापट्टनम से जापान और कोरिया को निर्यात किया जाता है। पारादीप पत्तन बच्चों ये उड़ीसा में है और उड़ीसा झारखंड पेटी हमने पढ़ी है खनिज संसाधनों में। तो इस पेटी से निकलने वाला जो लौह अयस्क है वो पारादीप बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। कोलकाता पत्तन बच्चों कोलकाता इसमें दिखाया नहीं गया है, ये हल्दिया के साथ है। कोलकाता पत्तन हल्दिया और कोलकाता दोनों हुगली नदी पर स्थित है और यह जो पत्तन है कोलकाता यह अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। सबसे पहले बच्चों अंतःस्थलीय का अर्थ क्या होता है समझते हैं। ज्यादातर जो बंदरगाहें हैं वो समुद्र तट पे हैं, अभी हमने पढ़ी है, लेकिन बच्चों अंतःस्थलीय बंदरगाह समुद्र तट से दूर किसी नदी के किनारे या मुहाने पर बनाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें अंतःस्थलीय नदी पत्तन बोलते हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर ना होकर बच्चों ये हुगली नदी पर है। ये कोलकाता पत्तन से गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों का जो इलाका है वो समृद्ध हुआ है। कोलकाता पत्तन भी एक ज्वारीय पत्तन है। ज्वारीय पत्तन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा ही है बच्चों।
और हुगली के तलछट के जमाव को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है कोलकाता पत्तन में। क्यों? क्योंकि बच्चों नदी के साथ आने वाले जो तलछट हैं वो यहाँ जमा होते रहते हैं, तो नियमित रूप से कोलकाता पत्तन की सफाई करते रहना जरूरी है। हल्दिया पत्तन बच्चों वेस्ट बंगाल में, और कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन जो है विकसित किया गया। बच्चों आज हमने जल परिवहन पढ़ा, जिसमें आंतरिक जल परिवहन और समुद्री पत्तन पढ़े। अगले वीडियो में हम वायु परिवहन और संचार सेवाएं पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।